नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या इस बार चुनाव में मोदी जी को खुद से भी ज्यादा ईडी पर भरोसा है और इसीलिए हर मोर्चे पर, हर चुनावी मोर्चे पर ईडी को बार बार आगे किया जा रहा है? क्या मोदी को अपने चाणक्य पर या अपने सेनापति पर भरोसा कम है और इस सेनापति पर, ईडी के चीफ पर भरोसा ज्यादा है? कल्पना कीजिए, जरा सोचिए कि 1.5 महीने बाद, जी हां, सिर्फ 1.5 महीने बाद महाचुनाव होना है। इस देश का फाइनल होना है 2024 का। लेकिन मैदान पे जो मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस इंडिया नहीं दिख रहा। हर जगह मुकाबला जो है ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, वो ईडी वर्सेस इंडिया है। अगर आप पिछले 10 दिन का ही बही खाता देखिए ईडी का, तो ईडी के दबाव की वजह से, जिस तरह से नीतीश को के आदमियों पर दबाव डाला गया, छापे डाले गए, नीतीश को मजबूरन यू टर्न लेना पड़ा। उसमें ईडी की बड़ी भूमिका थी, नड्डा की भूमिका नहीं थी, अमित शाह की नहीं थी। और इसी तरह से हेमंत सोरेन, अगर वो झुकने को तैयार नहीं थे, अगर अमित शाह और हेमंत सोरेन की बातचीत फेल हो रही थी, तो बीच में ईडी आई और ईडी ने कहा हम आगे आते हैं। और आपने देखा फिर क्या हुआ। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यह अलग बात है कि योद्धा उल्टा पड़ा। अब अगर आप दिल्ली आते हैं, झारखंड और बिहार छोड़कर अगर आप दिल्ली पर फोकस करते हैं, तो ईडी की रेड्स जो हैं, ईडी की जो छापेबंदी है, घेराबंदी है, वो आज भी जारी है। फोकस है केजरीवाल को निगोशिएशन टेबल पर बैठाना। तो ईडी केजरीवाल पर भी छोड़ दी गई है। और ईडी महाराष्ट्र में अभी भी एनसीपी और कमजोर करना चाहती है, शरद पवार के एनसीपी को और कमजोर करना चाहती है, जो अमित शाह, नड्डा नहीं कर पा रहे। और इसीलिए शरद पवार के इस नौजवान ग्रैंडसन पर, रोहित पवार पर लगातार छापेमारी हो रही, पूछताछ हो रही, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों, क्या इस बार मोदी जी आत्मनिर्भर नहीं है? क्या वो ईडी पर निर्भर है? और शायद उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी चुनावी रणनीति बदल ली है। वो चाहते हैं कि पहले ईडी की जो फौज है वो इंडिया अलायंस को तोड़ दे, किसी नेता को अपने साथ शामिल कर ले, किसी को जेल भेज दे, जैसा कि नीतीश और हेमंत सोरेन के साथ हुआ, या फिर केजरीवाल के साथ होने जा रहा है, या फिर तेजस्वी और रोहित पवार के साथ होगा। क्या वो चाहते हैं कि पहले ईडी इंडिया अलायंस को, यानी दुश्मन जो है, उनके राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी हैं, उनको ध्वस्त करे, उनको कमजोर करे, और जब कमजोर कर दे उसके बाद मोदी जी अपनी फौज निकालेंगे, तब नड्डा आगे आएंगे, तब अमित शाह आगे आएंगे, तब मोदी आगे आएंगे, तब वोट मांगने का अभियान शुरू होगा? क्या यह रणनीति है इस बार की? और अगर ऐसा है तो क्या मोदी कहीं ना कहीं इमरजेंसी के इंदिरा गांधी हो गए? और अगर ऐसा है तो क्या यह सौदा मोदी जी को फायदा पहुंचाएगा या फिर नुकसान पहुंचाएगा? अब दोस्तों, आज ही की बात करें तो आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल पर ईडी की एक नई फाइल खोली गई, एक नया केस खोला गया, या यूं कहें ईडी ने एक नया मोर्चा खोला है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है, मेरे पास साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो पुराना केस है शराब घोटाले का, उसमें कहीं ना कहीं सबूत इतने इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे अरविंद केजरीवाल पे, इसलिए समन पे समन तो जा रहे थे और ईडी अदालत में भी पहुंच गई है केजरीवाल को घेरने के लिए। लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी के नेतृत्व का कहना था कि एक नई फाइल खोली जाए, एक ऐसी फाइल खोलिए जहां पर कुछ अधिकारियों की गर्दन पकड़िए और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दीजिए और उनको ऐसे ही जेल भेजिए जैसे हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया। यानी सरकारी गवाह बनाइए कुछ अधिकारियों को और फिर घेराबंदी करिए। और वैसा ही हुआ। 31 जनवरी को दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा को ईडी ने दबोचा और दबोचने के बाद अरोड़ा को इतना ज्यादा निचोड़ दिया कि ऐसा लोग कहते हैं कि जो चीफ इंजीनियर था दिल्ली जल बोर्ड का, इसने 2 लोगों के नाम लिए। एक हैं ये साहब विभव कुमार, केजरीवाल के निजी सचिव, साए की तरह रहते हैं, सारा काम धाम यही देखते हैं विभव कुमार। और ये जो दूसरे साहब हैं, इनका नाम एनडी गुप्ता है, गुप्ता जी के नाम से मशहूर हैं, राज्यसभा के एमपी हैं और केजरीवाल की पार्टी के ट्रेजरर हैं। पैसे का हिसाब किताब देखते हैं। तो आज इन दोनों की घेराबंदी हो गई और इन दोनों की घेराबंदी के बाद
अरविंद केजरीवाल के आज की तारीख में सबसे करीबी अगर कोई है तो विभव कुमार और एनडी गुप्ता हैं। एक ट्रेजरर है और एक सेक्रेटरी है, पर्सनल सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी, या यूं कहें केजरीवाल के शैडो हैं। इनकी घेराबंदी और सुबह सुबह जिस तरह से इनके यहां छापेमारी हुई है, ऐसी चर्चा है दिल्ली में कि नेक्स्ट स्टेप, अगला जो कदम होगा ईडी का, वो अरविंद केजरीवाल की चौखट पर होगा। अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर अब ईडी पहुंचने वाली है। यानी क्या केजरीवाल का हेमंत सोरेन होने जा रहा है। दोस्तों, क्या किसी मुख्यमंत्री को जेल भेजना है, किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना है, तो क्या ईडी का फार्मूला यह है कि पहले उसके मातहत अफसरों को पकड़ो, उसके मातहत स्टाफ को पकड़ो, उनकी गर्दन दबाओ और कहीं ना कहीं उनसे बयान दिलाओ, डरा के धमका के, जैसा कि भूपेश बघेल के साथ हुआ छत्तीसगढ़ में जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके स्टाफ से ही कबूलवाया गया। या जिस तरह हेमंत सोरेन अपने अधिकारियों की गवाही, जिसे वो झूठी गवाही कह रहे हैं, उसके बिना पर वो जेल गए। ठीक उसी तरह से आम आदमी पार्टी का अब आरोप है, मेरा नहीं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि गवाहों को धमका कर, पीट कर, उनको डरा कर झूठे बयान लिए जा रहे हैं और इन झूठे बयान के आधार पर केजरीवाल को जेल भेजना चाहते हैं मोदी की ईडी। अब मैं नहीं कह रहा, ये आरोप साक्ष्यों के आधार पर आम आदमी पार्टी कह रही। सुनिए पहले आम आदमी पार्टी को। उनसे स्टेटमेंट दबाव पूर्वक डलवाया गया, लिखवाया गया। एक विटनेस ने कहा कि उन्होंने, ईडी वालों ने इतनी जोर की थप्पड़ मारा कान पे कि कान की पट्टी फट गई। इस वजह से इस दबाव में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। एक विटनेस ने कहा कि उनको यह कहा गया कि अगर आप नेताओं के खिलाफ बयान नहीं दिया तो हम देखेंगे कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाती है। एक और विटनेस को डराया गया, उसको कहा कि तेरी बीवी को अरेस्ट कर लेंगे, तेरी बीवी को जेल के अंदर डाल लेंगे अगर तुमने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया। अब आम आदमी पार्टी की जो नेता आतिशी कह रही है तो बहुत डराने वाला बयान है। वो सच बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं, दोस्तों इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर वो सच बोल रही हैं, अगर एक सरकारी एजेंसी, उसके सीनियर ऑफिसर ये कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी या तुम्हारी बीवी को जेल में डाल दूंगा, ये बोलना पड़ेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ, आपातकाल में भी ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। अब बहरहाल ये तो अदालतों को ही तय करना है, और हो सकता है सबसे बड़ी अदालत तय करे कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या डरा धमका कर पिस्तौल की नोक पर बयान लिखाए जा रहे हैं, दस्तखत कराए जा रहे हैं। क्योंकि भूपेश बघेल भी ऐसे ही कह रहे थे, हेमंत सोरेन भी ऐसे ही कह रहे हैं, और यही बात अब आम आदमी पार्टी कर रही है। सच क्या है ये तो अदालत में जब ये पूरा मामला जाएगा तब दूध का दूध पानी का पानी हुआ। लेकिन एक सवाल यहां पर है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या। हम बात तेजस्वी यादव की नहीं कर रहे हैं, ना ही ममता बनर्जी के भतीजे की आज बात कर रहे हैं। मैं बात सीधे सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री की कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की, कि क्या अरविंद केजरीवाल का नीतीश कुमार होगा या अरविंद केजरीवाल का हेमंत सोरेन होगा। नीतीश कुमार से मतलब क्या वो यू टर्न लेंगे, शामिल हो जाएंगे, गोद में बैठ जाएंगे, गोदी नेता बन जाएंगे, या फिर वो हेमंत सोरेन की तरह झुकेंगे नहीं पर जेल भेजे जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, नीतीश कुमार होगा या हेमंत सोरेन होगा, बड़ा सवाल है, बड़ा पेचीदा सवाल है। चलते हैं अशोक वानकर टाइगर के पास, समझने की कोशिश करते हैं मोदी के पर्दे के पीछे की सियासत को। मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से अब अरविंद केजरीवाल के ट्रेजरर, यानी जो पैसे का हिसाब किताब रखते हैं वो, और अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव, जो आप कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल के पर्सनल से ऑफिशियल काम दोनों संभालते हैं, यानी ये जो प्राइवेट सेक्रेटरी और ट्रेजरर, इनको पकड़ने का मतलब है कि आप अरविंद केजरीवाल के इनर सर्कल में पहुंच गए, आप अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंच गए। तो यानी हम क्या इसको मान लें कि ईडी आज की तारीख में, टुडे, जिस तरह से सुबह छापे पड़े, क्या ईडी अब अरविंद केजरीवाल की चौखट पर खड़ी है
और कुंडी खटखटा रही है। कुंडी खटखटा नहीं रही है, लात मारने की स्थिति में खड़ी है। दरवाजा तोड़कर। कुंडी नहीं, दरवाजा तोड़कर अंदर घुस के ले जाएगी। मतलब क्या है इसका? मतलब है अरविंद या तो आप केजरीवाल को हमारे, गिरफ्तार करने का मतलब क्या है? मकसद क्या है? मकसद यही है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ना है, क्योंकि नीतीश जाने के बाद उनको लगता है कि ममता कब्जे में नहीं आ रही है, लेकिन ममता कम से कम ये तो कह रही है कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगी। उधर शरद पवार, जो उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे, स्टैलिन, ये अभी बने हुए हैं। तो ऐसे में अब सॉफ्ट टारगेट है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को तोड़ने से दो मकसद उनके हल होते हैं। इंडिया गठबंधन में एक ऐसा पार्टनर जो पंजाब, दिल्ली में सत्ता है जिसकी, और गुजरात में जिसके पास 12% के आसपास का वोट है। दूसरी बात, दिल्ली की विधानसभा में यदि 2010-14 से लेकर 24 तक ये कब्जा नहीं कर पाए, एक विफलता है, कहीं ना कहीं ये टस है दिल में कि हम केंद्र में है लेकिन दिल्ली हमारे पास नहीं है। नगर निगम जो हमारे पास थी वो भी चली गई। तो कुछ ना कुछ करके आम आदमी पार्टी को अपने कब्जे में लेना है, या तो उनका नीतीश कुमार करना है या उनको जेल डालना है। हेमंत सोरेन या नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल हैज टू डिसाइड। नहीं, रही मोदी रही चाहते दूसरी क्या? बात, मोदी और अमित शाह बिना किसी मतलब के एक कदम आगे नहीं बढ़ाते। देखिए अरविंद केजरीवाल पंजाब, का उनको विकेट गिरा लगता के फायदा क्या है? टाइगर, ये बताइए। अरविंद उनको लगता है केजरीवाल कि का विकेट पंजाब, गिराने में फायदा क्या है और नुकसान वो क्या है? अकाली अकाली दल के साथ मिलकर यदि पंजाब में लड़े तो पूरा पंजाब पे कब्जा कर सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। उनको लगता कांग्रेस है। की जगह वहां कांग्रेस, देखिए 10-12 सीटें हैं, जहां 2-2 सीटों की मारामारी पड़ी है, एक एक सीट के लिए मारामारी है। 335 से 272 तक लेके जाना है मिनिमम। तो ये तो सारे जुगाड़ करने पड़ेंगे। तो दिल्ली की 7 सीटें यकीनन आज बीजेपी का एज है उस पे, क्योंकि 50% से ज्यादा वोटिंग है बीजेपी के पास। लेकिन परसेप्शन बदलने में समय नहीं लगता। यदि दोनों इकट्ठा मिलकर लड़ ले, आम आदमी और कांग्रेस, तो हो सकता है कि एक नया समीकरण बने दिल्ली में। और दूसरी बात मैं बार बार कह रहा हूं दीपक भाई, कि ममता का यह कहना कि मैं अकेली लड़ रही हूं, और पंजाब में मान साहब का कहना कि हम अकेले लड़ेंगे, आप इस कहने पे मत जाइए। अभी भी बैकडोर में बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं। बहुत सारी सीटें फाइनल हो गई, मैं बता रहा हूं आपको, जहां एक दूसरे को सपोर्टिव कैंडिडेट उतारे जाएंगे, क्योंकि आप आपको लड़ लगता है बीजेपी से कि रहे अगर हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजते हैं, क्योंकि केस वाकई कमजोर है। आज मैं चिदम्बरम को भी सुन रहा था, कपिल सिब्बल को भी सुन रहा था, और भी कुछ लॉयर्स को मैंने सुना। केस अरविंद केजरीवाल का सिर्फ गवाही, गवाहों और हियर एंड से पर ही है, क्योंकि ईडी को पावर इतनी ज्यादा है पीएमएलए के तहत, इस नए कानून के तहत इतनी ज्यादा पावर है कि गर्दन पकड़ना और जेल में डालना बहुत आसान काम है। क्या आपको लगता है कि एक कमजोर केस में केजरीवाल को भेजना, एक कमजोर केस में हेमंत सोरेन को भेजना, ये दो दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर देश के, उनको अगर आप जेल भेज रहे हैं, वो भी बहुत हल्के केस हों, बहुत ज्यादा सबूत नहीं, साक्ष्य नहीं, देखिए क्या दीपक भाई, क्या आपको लगता नहीं कि मोदी गलत कर रहे हैं? क्या आपको लगता सजा नहीं किसको, गुजरात लॉबी दुरुपयोग कर रही है पूरी तरह से? एक इमरजेंसी जैसी स्थिति है जहां कोई सुनवाई सजा नहीं हो रही। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना किसको है? सजा किसको दिलवानी है? सजा नहीं दिलवानी है। सजा दिलवाने के लिए कई प्रोविजंस है। ईडी का उपयोग इसलिए करना है कि कम से कम 1 साल तक जेल से बाहर नहीं आता आदमी, और उसी 1 साल में चुनाव है। हेमंत सोरेन जेल में रहेंगे तो जेएमएम को लड़ने में तकलीफ थोड़ी बहुत होगी, थोड़ी एक पोजीशन, क्योंकि एक स्टार कैंपेनर अंदर है। ऐसा सोच बीजेपी का है, मेरा नहीं। ओके, मतलब आप चाहते दूसरी हैं कि ओर केजरीवाल अगर वो जेल में रहते केजरीवाल हैं। जेल में रहे तो, अभी क्या हुआ, आप देखिए, मनीष सिसोदिया तो जेल में डाल दिया तो इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन केजरीवाल स्वयं ही जेल में गए तो क्या होगा, पॉइंट है। दूसरा, महाराष्ट्र में जिनको जेल में डाला इन्होंने, ये सब आए बाएं थे। शरद पवार और उद्धव ठाकरे जिस दिन जेल में जाएंगे उस दिन इंपैक्ट पड़ेगा।
स्टार प्रचारक गायब हो जाएंगे। राहुल गांधी यदि जेल में रहेंगे तो फिर स्टार प्रचारक गायब हो जाएंगे। ममता जेल में रहेगी तो फिर स्टार प्रचारक गायब हो जाएंगे, क्योंकि इनमें दम ही नहीं है उनको फेस करने का। भारतीय जनता पार्टी में औकात ही नहीं इन नेताओं को फेस करने का, क्योंकि इनका अपना खुद का एक मास फॉलोइंग है। इसलिए हेमंत सोरेन को जेल में डाला। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे जेल से, और संविधान उन्हें रोक नहीं सकता। आज जी पूरा आदिवासी एक है झारखंड का, वहां दांव उल्टा पड़ गया। हेमंत सोरेन का जो भाषण गया कि आदिवासियों के एक मुख्यमंत्री आपको सहन नहीं हो सकता, क्या आदिवासी कार नहीं खरीद सकता, क्या आदिवासी अच्छे कपड़े पहन नहीं सकता, क्यों आदिवासियों को जंगल के अंदर ही रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं आप? यदि पूरा झारखंड का आदिवासी एक हो गया पीछे खड़ा, तो बीजेपी के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी वहां पे। और वो आदिवासियों का जो उत्पीड़न है वो आपको टाइगर, दक्षिण भारत तक जाएगा। टाइगर समझ गया। मैं आपकी थ्योरी समझ गया कि अगर इस तरह से बेजा मामलों में, इस तरह से हल्के मामलों में मुख्यमंत्रियों को, जिनकी मास फॉलोइंग है, आप जबरदस्ती उनको अगर जेल भेजोगे तो रिएक्शन होगा। हर एक्शन का रिएक्शन होता है और ये लोगों के दिलों में रिएक्शन होगा इसका। लेकिन सवाल इस बात का है कि मोदी जी को हो क्या गया है? क्या कोई डर है, या कोई उनको फितूर हो गया है, या वो मोहन भागवत को खुश करना चाह रहे हैं? वो नहीं, क्या करना चाह रहे हैं? या वो एक जिद पकड़ ली है? क्या उनको नफा नुकसान नहीं दिख रहा है, या डर इतना ज्यादा है हार का कहीं ना कहीं कि उनको लग रहा है कि देखिए, भाई विपक्ष ही खत्म कर दो? जंगल में आदमी स्कूटर से जा रहा हो और पेट्रोल खत्म हो गया, तो आदमी जंगल के मारे इतना भयभीत होता है कि माचिस जला के टंकी में देखता है अंधेरे में पेट्रोल कितना है और मुंह जला लेता है। ऐसा नहीं कि जी उसको कॉमन सेंस नहीं है कि टंकी में पेट्रोल के सामने आग नहीं जलानी चाहिए, लेकिन उस समय का डर और मानसिक स्थिति असंतुलित है। मानसिक स्थिति अभी उनका जो भाषण है, जो आखिरी लोकसभा में जो उन्होंने दिया, जी लेटेस्ट। वो वो भाषण वर्तमान में मैंने क्या किया और मैं चुनाव में जाके क्या करने वाला हूं ये बताने के बजाय जवाहरलाल नेहरू ने कितनी गलतियां की वो कब तक गिनाओगे भैया, कब तक गिनाओगे? और कितना झूठ बोल के गिनाओगे, कितना मिसकोट करोगे? टाइगर यहाँ पर थोड़ा सा मैं तो आपको ये रोकूंगा। डर है जो आप बार बार कह रहे हैं, ये टाइगर यहाँ, सत्ता से हटने का डर है। नहीं नहीं, नरेंद्र मैं मोदी जी जब से सत्ता संभाली है, जब चीफ मिनिस्टर बने तब से उन्होंने कभी पराजय देखी नहीं। नहीं नहीं, मैं दूसरी टाइगर, पराजय आपने की थोड़ा सा डर है। कंफ्यूज किया। आप थोड़ा सा मुझे आज कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि कैसे? मेरा कंफ्यूजन बढ़ रहा है। मेरा कंफ्यूजन इसलिए बढ़ रहा है कि भाई वो तो मोदी जी तो बहुत हंसते हुए और कंफर्ट के साथ कह रहे हैं, बहुत ही सहजता और हंसते हुए मुस्कुरा के कह रहे हैं कि हम 370 ला रहे हैं सीटें, हम 370, बीजेपी 370 ला रही है। ये मोदी जी पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो एक डरा हुआ आदमी है। वो कह रहा है मैं 370 ला रहा हूं, आप कह रहे हो आदमी डरा हुआ है। सुनिए, यदि 370 सीटें बीजेपी को आती तो बीजेपी इंडिया गठबंधन को अपने हिसाब से लड़ने देती। यदि 370 उनकी सीटें आती तो चंडीगढ़ की एक लोकसभा अपने पास आने चाहिए, इसलिए लोक मेयर, प्रजातंत्र की हत्या नहीं करती। यदि उनको 370 सीटें की पूरी गारंटी होती तो फिर जिस नीतीश कुमार ने इनके मुंह पे तमाचा मार के जातिगत जनगणना की, उसके चरणों में नहीं जाते। नीतीश कुमार तो वही है मुख्यमंत्री, ये वही गए। यदि ये इस स्थिति में नहीं होते, 370 की स्थिति में होते, तो ये सोरेन को तो सोरेन की तरफ देखते भी नहीं, एक केजरीवाल की तरफ देखते नहीं। और यदि ये कहते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सोरेन को, हम केजरीवाल को स्टेट जेल डालना चाहते हैं क्योंकि वो भ्रष्ट है, मैं स्वागत करता हूं इस बात का प्रधानमंत्री के, तो फिर अजित पवार भी अंदर जाने चाहिए, नारायण राणे भी अंदर जाने चाहिए,
छगन भुजबल भी अंदर होने चाहिए। फिर ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है कि जिनके ऊपर अथक भ्रष्टाचार के आरोप है। प्रधानमंत्री के खुद के मंत्रिमंडल में 33% मंत्री दागी है। तो फिर आप किस ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं? आप किस भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं? भ्रष्टाचार सिर्फ विरोध में है क्या? कल हेमंत सोरेन बीजेपी का दामन थाम ले तो जेल के बाहर होंगे। कल अरविंद केजरीवाल यदि जाएंगे बीजेपी के साथ तो यही शराब की नीति सबसे बड़ी नीति होगी। किसको बता रहे? जनता मूर्ख नहीं है दीपक भाई। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हो और भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हो। सत्ता का सिर्फ मक्खन खाने के लिए आपको भ्रष्ट लोग भी चलते, और उन्हें भ्रष्ट हमने नहीं कहा, आपने कहा। अजित पवार को जेल भेज रहे थे, अजित पवार डर गए, के साथ आ गए। अजित पवार उप मुख्यमंत्री है, ने तो क्या कहा था? चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। वही अब केजरीवाल के बारे में बोल रहे हैं। एकनाथ शिंदे देखिए आप। लेकिन कुछ लोग हैं, अनिल देशमुख जैसे शेर है, जेल जाते हैं लेकिन 10 से मस नहीं होते। क्या हुआ? अनिल देशमुख की ईडी ने अनिल देशमुख को घेरा था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री है सर, छोटा मोटा राज्य नहीं है। दूसरे नंबर का राज्य, 48 सीटें है। इस देश का रेवेन्यू देने वाला सबसे बड़ा राज्य है। उसके गृह मंत्री को 1.5 साल तक आपने रगड़ा है जेल में, और जब उसको जमानत दी तो जज सब क्या करते हैं कि तो ये तो कैसे नहीं बनता। 100 करोड़ का आरोप, 7 करोड़ का इन्वेस्टिगेशन, और चार्जशीट में 1 करोड़ 40 लाख। कहां का न्याय है? मजाक लगा के रखा है प्रजातंत्र और लोकतंत्र का। अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है तो जेल जाना चाहिए, तो फिर ये बाकी लोग भी जेल जाना चाहिए। ये लोग आपके साथ सत्ता में कैसे बैठे हैं? टाइगर, आपको लगता है जैसे जब आप जाते हैं कि चलिए जो समझदार आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो मोदी जी के दांव पेच समझ रहा है कि सारा कुछ ये मार्केटिंग है, मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग, किस तरह से इवेंट को मैनेज करना है, चाहे वो मंदिर हो या कोई स्पेशल सेशन हो पार्लियामेंट में, चाहे औरतों को लेकर पूरी 26 जनवरी की मार्च कोई वुमेन एम्पावरमेंट का दिखा दिया। भले ही जो नारियों का शोषण है, जितने केसेस बढ़े हैं, अत्याचार बढ़ा है महिलाओं के खिलाफ, एक लंबी लिस्ट है। क्या आपको लगता है कि जो मार्केटिंग है मोदी की, पढ़े लिखे देश के लोग तो समझ रहे हैं, वो चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, सवर्ण हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, जो पढ़ा लिखा तबका है वो टाइगर मोदी जी के इस खेल को, मार्केटिंग को समझ रहा है कि गोदी मीडिया को कैप्चर करके, अदालत को कैप्चर करके क्या हो रहा है। मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, आप गांव में भी रहते हैं, आप कस्बों में भी जाते हैं, जब आप निकलते हैं कवर करने के लिए, क्या जो कस्बे का आदमी है, क्या जो किसान है, वो भी इस खेल को समझ रहा है? यकीनन। कैसा समझ रहा है? मैं थोड़ा 30 सेकंड में बताऊंगा आपको। महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाले से राष्ट्रवादी पार्टी कितनी घोटालेबाज पार्टी है ये सबको पता था, और इसके बैकग्राउंड पे जब सेना और बीजेपी इकट्ठा चुनाव लड़ रही थी, तब मैंने ही आकलन किया था कि कांग्रेस को तो 10 भी सीटें मिलना मुश्किल है, और शरद पवार 10 से 12 सीटों से ज्यादा, 282 की विधानसभा में बता रहा था मैं। लेकिन शरद पवार को ईडी का नोटिस मिला, और उस नोटिस से मराठा सेंटिमेंट जग गया। मराठी अस्मिता पे शरद पवार ले गए और चिन्ह बदल गया, बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। तो कुल मिला के यदि आप ठीक से इसको आकलन करें तो पूरे महाराष्ट्र को मालूम है कि सिंचाई घोटाला में पैसा किसने खाया। क्या महाराष्ट्र को मालूम नहीं छगन भुजबल क्या कर रहे हैं? क्या महाराष्ट्र को मालूम नहीं? और ये सारे कागज कौन लाया बाहर? बीजेपी लाई। बीजेपी ने ही इनका कच्चा चिट्ठा खोला, इनके खिलाफ जन आक्रोश पैदा किया, तो बीजेपी ने तो इनको भ्रष्ट साबित कर दिया। अब जब उनके साथ सत्ता में हैं, तो अब बीजेपी को जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है कि अब ये अच्छे कैसे हो गए। सवालों के जवाब नहीं देते, एमएलए भाग जाते हैं, और जनता को समझ में आ गया कि तुम्हें भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं, तुम्हें सत्ता का मक्खन खाने के लिए भ्रष्ट भी, व्यभिचारी भी, सब चलता है। सत्ता चाहिए। तो ये महाराष्ट्र का उदाहरण है, यही आसाम का उदाहरण है, यही झारखंड का उदाहरण है। क्या झारखंड में बीजेपी सरकार नहीं थी? क्यों गई सत्ता से बाहर बीजेपी? क्या बीजेपी के समय भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या उत्तराखंड में भ्रष्टाचार नहीं हुआ?
क्या कर्नाटक में बीजेपी ने भ्रष्टाचार 40% के टैग पे बीजेपी सत्ता से बाहर नहीं गई? लोग जानते हैं भ्रष्टाचार क्या है, और जब भ्रष्टाचारियों को गले लगाओगे तो लोग ये भी जानते हैं कि आप सत्ता के चक्कर में ऐसे कर रहे हो, तो आपकी भ्रष्टाचार की लड़ाई बेनामी है, ये फरेब है, ये जनता के साथ धोखा है। जी। लेकिन ये सब क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आप सत्ता से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, और जब मैं सत्ता से बाहर जाता हूं तो फिर होता है ना कि मरता क्या, सारे घोड़े खोल दूंगा, और सारे घोड़े खोल दिए हैं। और सबसे बड़ा घोड़ा जो है, जो सबसे आगे दौड़ रहा है, जिसने कई बार रिजल्ट दिया है, वो ईडी है। ईडी। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, समय भी हो रहा है। गोदी मीडिया जिस तरह से बता रही है और अखबार जो हैं वो बता रहे हैं कि मोदी की जो इस बार की जो यात्रा है 2024 के चुनाव की, बहुत ही आसान है। सारे कांटे मोदी निकाल चुके हैं, बहुत आसान सफर है, और 300 के ऊपर मोदी जी जा रहे हैं। यानी 2014 और 2019 से कहीं ज्यादा मोदी जी की ये जीत आसान है, एक तरफा लड़ाई है, ऐसी बातें अखबार कर रहे हैं और टीवी चैनल कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि लड़ाई एक तरफा है, या युद्ध असली अभी होना बाकी है, टक्कर है? देखिए, सारे टीवी चैनल यदि वास्तविकता में क्या है ये बताना शुरू करेंगे तो उनको यूट्यूब चैनल चालू करना पड़ेगा। वहां भी ईडी और पहुंचेगी। कई हाँ, और कई कई लोग उसमें से जेल में होंगे, जिनने मीडिया का यूज करके अकूट संपत्ति और भ्रष्टाचार किया है। मीडिया में भ्रष्टाचारी ऐसा नहीं है, सारे मालिक जो है कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, इसलिए बंदर जैसे नाच रहे हैं सामने। तो वो तो बोलेंगे नहीं, वो तो उधर से यदि बोला कि अगली बार 700 पार, तो ये पूछने की हिम्मत नहीं करेंगे कि सर 700 तो आंकड़ा ही नहीं है, लोकसभा सीटें में नहीं 700 तो होती है। लोग ही नहीं है। लेकिन जब उधर से नंबर आएगा अब की बार 700 पार, तो ये बोलेंगे 700 पार, 700 पार। ये तो सर ये हिल स्टेशन की इको पॉइंट है। ऊपर से आप आवाज लगा दो, रमेश, नीचे से आवाज आती है, रमेश रमेश रमेश, 400 400 400 400, ये इको पॉइंट है। जी। ये आईना नहीं है, इनको यूट्यूब आना पड़ेगा आईना बताने के लिए, प्रामाणिकता टक्कर की लानी मैं बात कर पड़ेगी, रहा हूँ, क्या ट्रांसपेरेंसी टक्कर लानी है? पड़ेगी, जरा लास्ट लोगों कमेंट, के लास्ट सामने कमेंट, जाना होगा। लास्ट कमेंट। क्या वाकई टक्कर है, आपको लगता है, जो आप भ्रमण करके लौटे हैं दिल्ली? टक्कर नहीं है सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया से टक्कर है। हर राज्य में क्षेत्रीय दल पानी पिला रहा है। मुसीबत आम आदमी पार्टी की है, कांग्रेस से डर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में तो आधे इन्हीं के पेरोल के लोग बैठे हुए हैं, या इनसे ही ऑब्लाइज लोग बैठे हैं जो इनकी मदद करते हैं लगातार। और मैं इसके लिए बीजेपी को दोषी नहीं देता हूं, बीजेपी एक राजनीतिक दल है, सारे हथकंडे अपनाते हैं। ये तो कांग्रेस ही मूर्ख है, जो बीजेपी के सिंपदाइजर को भी अपने पार्टी में लेके अपने खास बन के चलते हैं, उन्हीं के हाथ में रणनीति सौंप देते हैं। लेकिन इन्हें डर है, इनकी जो तकलीफ है वो ममता बनर्जी से है, इनकी तकलीफ लालू यादव और नीतीश से थी, इनकी तकलीफ झारखंड में कांग्रेस से नहीं, हेमंत सोरेन से है, इनकी तकलीफ आम आदमी पार्टी से है, इनकी तकलीफ स्टैलिन से है, इनकी तकलीफ जो है ये रीजनल पार्टी से है, शिवसेना से है, शरद पवार से है। उस डीके शिव तकलीफ को कुमार से। कैसा, हाँ, डीके शिव कुमार, क्योंकि वो अपने आप में है। तो सीधा ये रवैया। इनकी हाँ, तो ये करे कैसे, करे कैसे? इसका मतलब आपका ये कहना है कि जो कुछ हम देख रहे हैं, चाहे ईडी हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया हो, या फिर तेजस्वी की घेराबंदी हो रही हो, या अब अरविंद केजरीवाल के पीछे ईडी पड़ गई हाथ धो के, टाइगर का आपका ये जो कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, 400 पार की स्थिति नहीं है। अगर 400 पार की स्थिति होती तो ईडी इस बेशर्मी के साथ, और मोदी जी आंख बंद करके अपनी बदनामी करवाने के लिए वो हेमंत सोरेन को झारखंड में गिरफ्तार ना करवाते। उनकी मजबूरियां हैं, और मजबूरियां अरिथमेटिक है चुनाव की, कि कहीं ना कहीं गणित साथ नहीं दे रहा है, और मोदी जी चाहते हैं कि गणित थोड़ा सा साथ दे जाए, भले ही थोड़ी केमिस्ट्री खराब हो जाए। तो इसलिए ये ईडी की कार्रवाई हो रही है मजबूरी में, क्योंकि पर्दे के पीछे जो दिखाया नहीं जा रहा, टक्कर है। मोदी जी के स्कूल में केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ अरिथमेटिक है।
सिर्फ ये अर्थ। केमिस्ट्री आपको और हमको लगता है, दे जी। डोंट टीच केमिस्ट्री, दे हैव भाई नथिंग आप टू डू विद द केमिस्ट्री। अपनी गणित और बनाने के लिए और नया गणित का एक प्रयत्न किया था इन्होंने चंडीगढ़ में, यदि वो या, सफल हो जाता सही कह तो रहे फिर हैं, ईडी को एक बोलते नई चिंता की बात गिनती नहीं है। जहां पर 20 वोट को 12 किया जा रहा था और 16 को जिताया हाँ, जा रहा था, ये मोदी जी की नई गणित है। और देखते हैं कि ये वो गणित कितनी कामयाब वो होती है। गणित टाइगर फेल हो आप गई आए, सर, वो गणित फेल हो गई। टाइगर आप आए, बड़ी बेबाकी से आपने सारी बातें रखी और बहुत हिम्मत के साथ जो आप बोलते हैं, जो कलेजा लेके चलते हैं, वो वाकई शेर जैसा कलेजा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जो स्पिरिट के साथ आप बोलते हैं ना, कमाल है। लोग बार बार सुनते हैं आपको इसीलिए। थैंक यू सो मच फॉर धन्यवाद, ज्वाइनिंग दिस धन्यवाद, प्रोग्राम। धन्यवाद।